जब मैं लीगल स्टडीज़ कर रहा था तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एक कॉलोनियल जुडिशल सिस्टम है। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजेस ने भी इस बात को एंडोर्स किया है कि हमारा जुडिशल सिस्टम एक कॉलोनियल सिस्टम है। बाबूजी की एज होती चली गई, उनको देखा समय के साथ धीरे धीरे बुज़ुर्ग होते हुए, तो यही मन में एक इच्छा थी कि भाई उस काम को आगे बढ़ाया जाए, उस काम को गति दी जाए। 6 और 7 मई को सर्वे हुआ, 14, 15 और 16 मई को मुझे याद है बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, और हमें हमारे महादेव मिले। बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, आपने समाज को भ्रमित करने का काम किया है। तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसकी जो है ASI जांच होनी चाहिए बिना उसको क्षति पहुँचाए हुए, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचार में। ये बात ASI ने भी अपने एफिडेविट में कोर्ट में मानी है कि ताजमहल राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड हमारी पूरी रिसर्च है। काशी का केस जो इतना ज़्यादा लोगों के चर्चा में आया, तो वो चर्चा में लाने का, देखिए जनरली तो हमारे पर दायित्व ये होता है कि अपनी बात कोर्ट में रखें। हाँ जी। और बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आप मीडिया में क्यों बोल रहे हैं। पर मीडिया में बोलने का पर्पज़ ही यही था कि ये केस उदाहरण बने पूरे समाज के लिए, और लोग इस केस से सीखें कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाता है और कैसे सिविल सूट लड़ा जाता है, और कैसे जो अपने राइट्स हैं उसके लिए हम उसको अर्जित कर सकते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत की बात आ रही है तो भारत के साथ में उन उक्तियों की बात आती है जहां हम कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ऐसी कितनी सारी तीर्थ नगरियां हैं, सप्तपुरियां हैं। हम द्वारों की बात करते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं, लेकिन उस स्वर्णिम इतिहास को, उस भव्य और दिव्यता को लौटाने के लिए हमें वैसे ही लोग चाहिए जिनके अंदर उस शक्ति का भाव हो जो हनुमान जी के पास थी। उस शक्ति का भाव अगर नहीं भी है तो कोई जामवंत तो हमें चाहिए ना करने के लिए। जब हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे आइडियल्स भी चाहिए, ऐसे नायक भी चाहिए जो हमें सिखाएं और दुनिया को बताएं कि ये हो सकता है, इसे किया जा सकता है। और हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी आज हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। विष्णु जी, पहले आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन जम्बू टॉक्स में। विष्णु जी ने सर्वोच्च न्यायालय में अब अधिवक्ता हैं, और हम तीली वाली की बात करें, हम मथुरा की बात करें, हम काशी की बात करें। विष्णु जी, 2016 ये वो साल जब आप पढ़ाई करके आगे निकलते हैं, और एकदम से, बिकॉज बहुत कम ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, बिकॉज सबका हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, राम जेठमलानी है, सुब्रमण्यम स्वामी, ये बहुत डिफरेंट केसेस उन्होंने लड़े, लेकिन आपका जिस जो ब्रांड बना, या यूँ कहूँ कि जो नाम हुआ, वो नाम हुआ भारत की धरती से जुड़ी हुई इन बातों के लिए, काशी के लिए। तो ये कैसे आपके मन में शुरू से था? देखिए, मैंने तो लॉ 2010 में पास आउट किया था, और पास आउट करने के साथ ही मैं राम मंदिर के केस में जुड़ गया था। तो मुझे, जब मैं लीगल स्टडीज़ कर रहा था, तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एक कॉलोनियल जुडिशल सिस्टम है। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजेस ने भी इस बात को एंडोर्स किया है कि हमारा जुडिशल सिस्टम एक कॉलोनियल सिस्टम है। तो इस कॉलोनियल सिस्टम में जो इस देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो लोगों की आत्मा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज तक उन मुद्दों को कभी सुना नहीं गया, और उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था, कम्युनल एंगल से देखा जाता था। तो मैंने अपने बाबूजी को देखा है जुडिशल सिस्टम में संघर्ष करते हुए। पिछले 47 साल से वो इस जुडिशल सिस्टम में संघर्ष कर रहे हैं, और इस सिस्टम के तहत, इस सिस्टम में रह के अपनी बात लोगों के सामने, कोर्ट के सामने, ऑनरेबल जजेस के सामने रख रहे हैं। तो मुझे बस यही एक मन में इच्छा थी। मुझे नहीं पता, आपने मुझे काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ कंपेयर किया, और मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कि मैं मतलब यहाँ पे आया हूँ अपना नाम बनाने के लिए। मैंने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैं जो अपने देश के लिए कुछ काम है, जैसे एक आर्मी का जवान सरहद पे जाके लड़ता है, वैसे इस एक आर्मी के रूप में, एक लीगल कमांडो के रूप में कैसे काम करके लोगों को जस्टिस दिला सकता हूँ। Exactly. ये मेरा एक ध्येय था, ये मेरा एक पर्पस था। बाबूजी की एज होती चली गई, उनको देखा समय के साथ धीरे धीरे बुज़ुर्ग होते हुए, तो यही मन में एक इच्छा थी कि भाई उस काम को आगे बढ़ाया जाए, उस काम को गति दी जाए। तो उसी पर्पस से आए थे। और ये जो अन्याय की जो गाथा है,
जो हिंदू समाज ने पिछले 800 साल तक झेली जी। और उसको जस्टिस दिलाया जाए, तो इस जस्टिस के लिए जो लड़ाई मेरे बाबूजी कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी ध्येय से आए थे। और मुझे खुशी है कि हम लोग अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कभी ये नहीं, मैंने अपने आप को कभी, सच में मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी, आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर मैं तो एकदम, मेरा ये रहता है कि हमारा जो काम है वो पूरा हो। एग्जैक्टली और इवन आपने बाबूजी की बात की है, और थोड़ा सा कॉमन है विष्णु जी में और उनके बाबूजी में, लाइक केवल इतना कॉमन नहीं कि दोनों एडवोकेट्स हैं। आप दोनों की दाढ़ी भी देखेंगे, उनकी सफ़ेद है, इनकी काली है, लेकिन वो उनका अनुभव जो है ना वो विष्णु जी के काम में झलकता है। विष्णु जी, अपडेट ऑफ काशी, अगर हम पर्टिकुलर बात करें अभी, व्हाट्स द अपडेट ऑफ काशी, अभी क्या चीज़ें हैं? नहीं, काशी के केस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 साल में। एडवोकेट कमीशन की सर्वे हुआ, सर्वे में काफ़ी चीज़ें उभर के सामने आई। फिर उसके बाद जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ, उसके बाद ASI की रिपोर्ट, हमने वहाँ पे उस पर काम किया। ASI का ऑर्डर हमने 3 कोर्ट से जीता। ASI की रिपोर्ट सबके सामने आई। जो वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ, उस शिवलिंग को हमने डिस्ट्रॉय होने से बचाया, वो प्रोटेक्ट हुआ। और साथ ही साथ जो व्यास तहखाना था उसमें जो पूजा बंद थी, उस पूजा को हमने शुरू कराया। तो ये सारी अपडेट्स हुई हैं काशी में, और फिर ये ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आगे आने वाले समय में काशी के केस में हम ऐसा दिन देखेंगे कि इस देश की जुडिशरी फाइनल ऑर्डर सुनाएगी कि वो ज्ञानव्यापी परिसर है कि अंजुमन इंतज़ामिया की ज्ञानव्यापी मस्जिद। आपने विष्णु जी, मैंने एक बार सुना था, आपने जब कहा कि श्री राम जन्मभूमि के आप 30 वर्ष देखिए और कैसे ऑपरेट करना चाहिए, और 3 वर्ष देखिए जब काशी में आपने शुरू किया, तो ये जो एक अंतर है, इस अंतर को आप कैसे देखें? देखिए, बहुत बड़ा अंतर आया। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि राम मंदिर के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ 69 ईयर्स की स्ट्रगल रही इस हिंदू समाज की। जी। गोपाल सिंह विशारद ने सबसे पहला मुकदमा 1950 में दाखिल किया था राम मंदिर के केस में, जिसे सूट नंबर 1 कहते हैं। 1950 से लेके 2019 तक, 9 नवंबर 2019 तक ये पूरा समाज का प्रयासरत रहा, संघर्षरत रहा कि भाई वहाँ पे हमें जस्टिस मिले। अब राम मंदिर का जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद समाज में एक चेतना पैदा हुई इस तरह के डिस्प्यूट्स के लिए, और एक लोगों को रास्ता मिला कि अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स को आपको सॉल्व करना है तो मंत्रियों को ज्ञापन देके या संगठन बना के इन तरह के डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इन तरह के डिस्प्यूट्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बहुत प्रोफेशनली, बहुत ही क्लिनिकली एक हिस्टोरिकल रिसर्च करनी पड़ेगी, एक लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, ग्राउंड जीरो से स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अपनाते हुए हमने काशी के केस में, मथुरा के केस में, भोजशाला के केस में, कुतुब मीनार, टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, इन सारे केसेस में हमने मुकदमे फाइल किए। और समाज में जो चेतना पैदा हुई थी 69 ईयर्स की लीगल स्ट्रगल के माध्यम से, आज वो चेतना का ही कारण है कि ज्ञानव्यापी के केस में 3 साल में इतना भारी डेवलपमेंट हुआ। जो राम मंदिर के केस में, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैं मेरा कहने का भाव ये है कि जो वहाँ पे 69 इयर्स का स्ट्रगल हुआ, आज जब वो स्ट्रगल सार्थक हुआ है तो अब वो सामने उभर के सामने आ रहा है कि वाले केसेस जल्द से जल्द सॉल्व हो। एग्जैक्टली सॉल्व हो सकते थे वो किसी तरीके से, अगर हम वो चीज़ पॉइंट आउट उस तरीके से करते। वो क्या था विष्णु जी, बिकॉज मैंने आपसे मुझसे पहले भी सुना था और हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि जब आप और बाबूजी एक साथ जा रहे थे और उन्होंने कहा बाबूजी ने कि या तो महादेव के मंदिर तक पहुँचेंगे और या फिर महादेव तक पहुँचेंगे। देखिए, बड़ी एक जैसे कह सकते हैं दुर्लभ घटना थी, और मुझे लगता है बहुत ही जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो लोग देवादिदेव महादेव को मानते हैं, वो शायद उनको मेरी बात अपील करेगी, पर जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनको ये बात एक स्टंट लगेगी। तो बात ऐसी है कि ये जो सर्वे हुआ था ये 6 और 7 मई और 14, 15 और 16 मई 2022 को हुआ था। तो 4 मई को मैं और मेरी पूरी फैमिली श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन थे हम लोग, और वहाँ पे बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन करते करते रात में 9 बजे मुझे ये अनुभूति हुई कि ये जो सर्वे हो रहा है इसमें हमें मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और पिताजी को पॉइंट आउट करनी है। तो 5 मई को हम लोग बनारस पहुँचे, अपनी टीम के साथ बैठे और सारी चीज़ें हुई कि कल सर्वे में हमें कहाँ पहुँचना है, किस पॉइंट पे पहुँचना है और कैसे सर्वे शुरू करना है। इन द मीन टाइम जो अंजुमन इंतज़ामिया के सेक्रेटरी थे, जो बहुत सेकुलर हैं, जो बहुत सेकुलर चीज़ों को मानते हैं, उन्होंने कॉल दे दी, और उस कॉल का कारण ये हुआ कि भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर गए, और पूरी उनकी मंशा ये थी कि ये जो एडवोकेट कमीशन का सर्वे है
ये लोग सर्वे स्थल तक ना पहुंच पाए। ठीक है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया में रिकॉर्डेड है, और ये सारी चीज़ें कोई ऐसा नहीं कि मैंने क्रिएट की हैं, जनरेट की हैं। जो लोग काशीवासी हैं, और जो लोग, अगर आप वीडियो भी खोल के देखेंगे तो आपको 6 मई 2022 का वीडियो मिल जाएगा कि कितनी भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मैदागिन से गेट नंबर 4 तक मौजूद थे, जो ज्ञान व्यापी का गेट नंबर 4 है और मैदागिन चौराहा है। तो हम लोग जब 6 मई को सर्वे के लिए जा रहे थे तो मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे, जिनका ये टारगेट था कि ये सर्वे की जो टीम है ये गेट नंबर 4 तक ना पहुँचे। और जब हम लोग जा रहे थे उस बीच में तो मैंने अपने पिताजी से ही कहा कि ये तो बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद टोपियों के बीच में जा रही थी और कोई दिख ही नहीं रहा था। ना कोई पुलिस बंदोबस्त था, ना कोई व्यवस्था थी। और तो फिर मेरे पिताजी ने यही बात कही कि अगर हम आज गेट नंबर 4 पे पहुंच गए तो मुझे महादेव मिलेंगे, और नहीं पहुंचे तब भी हम महादेव के पास जाएंगे, तो तुम आगे बढ़ते रहो, पीछे हटने का सवाल ही नहीं आता है। और देखिए कितना बड़ा एक अचंभा है, मैं तो इसको अचंभा ही मानूंगा। और स्तंभित हो गए जितने विरोधी पक्ष के लोग हैं, उन विरोधी पक्ष के बीच में निहत्ते एडवोकेट्स की टीम, निहत्ती 10 से 15 लोगों की टीम बिना किसी बंदोबस्त के वहाँ हम लोग गेट नंबर 4 तक पहुँचे, और हुआ भी वही, महादेव मिले। 6 और 7 मई को सर्वे हुआ, 14, 15 और 16 मई को मुझे याद है बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, और हमें हमारे महादेव मिले। बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, आपने समाज को भ्रमित करने का काम किया है। तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसकी जो है ASI जांच होनी चाहिए बिना उसको क्षति पहुंचाए हुए, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके साथ में हमें हर हर महादेव भी कह देना चाहिए था, हर हर पार्वती पते हर हर महादेव। अब विष्णु जी, कॉमर्शियल एडवोकेसी अपनी जगह होती है, और ये जो चीज़ें हैं, बिकॉज हर व्यक्ति को एक होता है कि भाई मुझे कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है, बहुत बड़े वकील हुए हैं जो एक हियरिंग का लाखों रुपया बल्कि उससे ज़्यादा लेते हैं। तो आप अपने आप को किस जगह देखते हैं? क्या इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, पूरा जीवन इसी में ही लेकर के जाना है? नहीं, कोई आपको क्या लगता है कि यहाँ से देयर इज एनी टर्निंग बैक? आई डोंट थिंक सो। तो इस जगह से कोई टर्निंग बैक है ही नहीं। देखिए, मैं मेरे पिताजी से यही, देखिए बहुत एक मैं बार बार अपने बाबूजी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनके जीवन से, उनके करियर से बहुत सीखने को मिलता है। तो जब मेरे पिताजी एज सक्सेसफुल लॉयर काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि विष्णु, जब मैं इस फील्ड में आया तो जितनी मेरे अंदर की इच्छाएं थीं उसको मैंने तिलांजलि दे दी। तो जब आप हिंदुत्व का काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि आप अपने अंदर की मन की जो इच्छाएं हैं उसको तिलांजलि दे दें। अगर आपने सोचा कि, क्योंकि देखिए रेवोल्यूशन और लग्जरी साथ में नहीं चलती, नहीं चल सकते। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कभी मिल ही नहीं सकते हैं। तो जो हमने रास्ता चुना है वो रेवोल्यूशन का है। अब ये रेवोल्यूशन के रास्ते में कभी लग्जरी साथ में हो ही नहीं सकती है। तो मेरे पिताजी ने अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दी। और जैसे होता है भाई, कोई भी वकील जब बनता है तो सोचता है कि सबसे पहले हम जज बन जाएं, या एडवोकेट जनरल बन जाएं, या फला बन जाएं, ढिमकाना बन जाएं, या राज्यसभा पहुंच जाएं, या ये हो जाए, मेरा घर बढ़ जाए। तो उन्होंने बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही गरीबी में काम किया, और कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में कैसे समाज में अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के माध्यम से, अपनी परसिवरेंस के माध्यम से चेंज ला सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। और उसी मॉडल को मैंने भी फॉलो किया है। तो मुझे लगता है दैट देयर इज़ नो टर्निंग बैक फ्रॉम दिस ट्रैक। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे एक बहुसंख्यक समाज को इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीज़न बना दिया गया है उसको हम लोग मिटा पाएँ, और आगे आने वाले समय में जो ड्रैकोनियन कानून है, जो अलग अलग जगहों पे हम लोग पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोग उभर पाएँ, उसके लिए जो भी लीगल लड़ाई है उसको हम लोग कर पाएँ। मुझे विष्णु जी याद आता है वो सीन जब परवेज मुशर्रफ जो है ना वो ताजमहल के सामने बैठा हुआ था। एक समय था जब खूबसूरती की बात आती थी तो ताजमहल की बात आती थी, और ताजमहल के बारे में पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। सो अभी मथुरा केशव पैटर्न की हम लोग पूरी बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। बट भारत का परिचय आज ताजमहल नहीं रह गया है, लेकिन ताजमहल में क्या है जो लोगों के सामने आना चाहिए? देखिए, ताजमहल में आज भी 27 कमरे ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, और ताजमहल को लेके ये हमने सिद्ध किया है
कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं कि ये बात एएसआई ने भी अपने एफिडेविट में कोर्ट में मानी है कि ताजमहल राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड हमारी पूरी रिसर्च है। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने कहा कि ताजमहल जो है ये शिव मंदिर है, तो आपको एएसआई का एफिडेविट मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप और आपके दर्शक जान के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, ताजमहल शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु और शिव मंदिर है। क्या बात है, आई थिंक शायद पहली बार लोगों को मालूम चलेगा, अब तक तेजो महालय सुनते आ रहे थे। हाँ, तो ये 2015 में हमने सूट फाइल किया था, इसमें केंद्र सरकार का एफिडेविट भी आ चुका है। नीचे 27 कमरों को खुलवाने के लिए हमारी जो याचिका है इस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आगरा के सामने पेंडिंग है। और ताजमहल जो प्रस्तुत किया जाता है वो ताजमहल का सही स्वरूप नहीं है, ये एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है और वहाँ पे एक ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है कि जब वो पानी में रहती हैं तो वो और मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। एक मुस्लिम मुसोलियम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो सुपुर्दे खाक हो, तो वहाँ पे तो मिट्टी है ही नहीं, तो सुपुर्दे खाक होगा कैसे? तो जो आर्टिफिशियल ग्रेव्स है वहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ताजमहल के बारे में बात होती है उसको दबा दिया जाता है। तो अगर लोग खुले दिमाग से प्रेजुडिस बिना हुए सिर्फ और सिर्फ देखें कि 27 कमरों में क्या है और ताजमहल के पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये साबित हो जाएगा कि वो एक शिवालय है और वो एक मुस्लिम मुसोलियम नहीं है। एग्जैक्टली और बहुत सारी चीज़ें, इवन कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि 21 जून जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है उसकी छाया जो है वो धरती पर नहीं पड़ती है। तो ये खोजबीन करेंगे। तो मुझे विष्णु जी इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा और लाभदायक हर कैटेगरी के लिए बनाने के लिए, बिकॉज आपने लॉ स्टडी किया और हम लोग नेहरूवियन मॉडल में पढ़ते रहे, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी उतना आया नहीं है। तो ऐसे में वो स्टडी का पैटर्न क्या हो, जो नए लॉयर्स जो हैं वो जो पढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे होंगे कि आपके रास्ते पर जाना चाहते होंगे, क्या स्टडी का था? बिकॉज कॉलेजेस तो हर शहर में अपने अपने हैं और लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, स्टडी का पैटर्न तो बिल्कुल बदलना ही चाहिए। जो लीगल, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कोर्स की, तो उसमें हिस्टोरिकल जो रिसर्च है उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो आगे आने वाले समय में सामने उभर के आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमी ये है कि जो 5 साल का लॉ कोर्स होता है उसमें प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 साल का जो लीगल कोर्स है उसका मैक्सिमम समय वकीलों के चेंबर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, फाइलिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, बेल एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, क्रिमिनल अपील पे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या ग्राउंड्स लेने चाहिए, सिविल सूट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, इश्यूज़ कैसे फ्रेम होते हैं, एविडेंस कैसे लीड की जाती है, एग्जिबिट्स कैसे होते हैं, ये सब तो सिखाया ही नहीं जाता है। जी जी, सिखाई ऐसी चीज़ें जाती हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है प्रैक्टिकल से, और उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है चेंबर्स का, कि भाई ये किसके चेंबर से निकला है, ये किसके जो चेंबर कल्चर डेवलप हो गया है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप जो 5 साल के लॉ कोर्स का बच्चा पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनसे मैं मिलता हूं जो लिटिगेशन के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान है, पर वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। वो यही कहते हैं, सर हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। और जो लोग वकील बन जाते हैं उनके पास सिखाने का टाइम नहीं है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब जो आदमी 10 साल 15 साल का वकील है, उसके पास ये समय नहीं है कि वो किसी यंग बच्चे को ग्राउंड लेवल से सिखाए। तो जो 5 साल की नर्सरी है, 5 साल का जो लॉ कोर्स है, उसमें क्यों नहीं सिखाया जा सकता है लीगल ड्राफ्टिंग और पूरा लीगल करियर और लीगल प्रैक्टिस? 5 साल के लॉ कोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को थ्योरी बता रहे हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटी से जोड़ेंगे तो उसमें वो थ्योरी भी सीखेगा, प्रैक्टिकलिटी भी सीखेगा। आप उसको बता रहे हैं बेल, पर आप उसको बेल एप्लीकेशन लिखना नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप उसको बेल एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे तो वो बेल अपने आप में बेल का प्रोविजन जान जाएगा। एंटिसिपेटरी बेल होती है, भाई ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल वो समझ गया, कैसे वर्क करती है ये तो सिखाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से जब तक ये काम नहीं होगा, मुझे लगता है ये जो चेंबर कल्चर डेवलप हुआ है और एक मोनोपोली डेवलप हुई है लीगल सिस्टम में, वो मोनोपोली तब तक नहीं टूटेगी। एक आम दर्शक जो देख रहा है, हिंदुत्व के प्रति कुछ काम करना चाहता है, काम करता है, लेकिन कभी भी फंस जाता है और उसे समझ नहीं आता कि किस
वकील के पास मैं जाऊं, कितनी फीस लगती है? अदालत में, अदालत हमने वो अदालत देखी जिसमें सन्नी देओल कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या अदालतें वैसे ही होती हैं, उसी तरीके से जाना होता है? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लोगों को सिखाया जाएगा और जुडिशरी से उसी समय रूबरू कराया जाएगा जब बच्चा सपना लेके आ रहा है कि भाई मुझे लॉयर बनना है। जो भी आदमी 12th पास करके 5 साल का लॉ कोर्स ऑप्ट करता है या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ कोर्स ऑप्ट करता है, वो ये सपना देखता है कि भाई मुझे लॉयर बनना है। पर आप उसको जब तक उस प्रैक्टिकल जो उसकी कार्यशाला है जहाँ पे ये प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंट हो रही है उसको आप उससे दिखाएंगे ही नहीं, तो वो यही सोचेगा कि सनी देओल की तरह न्यायालय होता है तारीख पे तारीख। तो आपको पहले उसको उससे रूबरू कराना पड़ेगा। अब कौन वकील कितनी फीस लेता है, कैसे काम होता है, ये सब बहुत सी सब्जेक्टिव बातें हैं। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करें तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन डॉक्टर कितनी फीस लेगा, इसका कोई मापदंड नहीं है। हिंदुत्व के प्रति समर्पित एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, तो अगर वो ये भी देखता रहे लगातार कि भाई अगर कोई इस तरह की परेशानी आती है तो किसके पास जाना? मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुत्व के लिए जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो खुद में सक्षम बने। ओके, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हमारे लॉ में कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। पर दिक्कत ये, ज्यादातर लोग इग्नोरेंट हैं। आपको, आपके ऊपर ये बाध्यता है, आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी, कि हम और आप कानून जाने। ये तो आपके ऊपर बाध्यता है, लॉ की बाध्यता है, दैट यू मस्ट नो द लॉ। तो अब जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दिन आए कि वो कभी किसी वकील के ऊपर निर्भर ना हो, वो स्वयं में लॉ जाने। जैसे भगत सिंह ने अपना केस स्वयं लड़ा था, अलग अलग लोगों ने अपना केस स्वयं लड़ा था, उनको खुद इतनी लीगल नॉलेज हो कि वो स्वयं अपना केस लड़ पाए। और ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको डिफिकल्ट बना रखा है। कुछ पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपकी अगर रुचि है, आप उसमें डेवलप करेंगे तो आप, बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं और अपना काम खुद कर सकते हैं। कंक्लूड करेंगे इसको विष्णु जी एक पॉइंट के साथ में, बिकॉज हम लोग सुनते हैं ना कि जब चीज़ आती है कि 3 नहीं तो 3000 आप काशी, अयोध्या, मथुरा ये आप हमें दे दो, तो फिर हम बाकियों के बारे में बात नहीं करेंगे। देता कोई नहीं है, छीन के लेना पड़ता है। और आप भी वही काम कर रहे हैं कि लेने के लिए पूरा का पूरा अपना दम एक योद्धा के तौर पे लगा रहे हैं। तो इतनी जो फैले हुए हैं जर्रे जर्रे में, तो ऐसे में विष्णु शंकर जैन तो हर जगह नहीं जा सकता, हरिशंकर जैन जी तो हर जगह नहीं जा सकते, आपकी क्लोन प्रतिलिपि भी नहीं बन सकती। लेकिन वो लोग कैसे खड़े हों जो हर उस जगह पर जाकर के, किष्किंधा में भी, हम्पी में भी, हर जगह पर जाकर के काम करें और वहाँ से निकाल के लाएं सब जगह? नहीं, देखिए उसके लिए वही हमारा ध्येय है। काशी का केस जो इतना ज़्यादा लोगों के चर्चा में आया, तो वो चर्चा में लाने का, देखिए जनरली तो हमारे पर दायित्व ये होता है कि अपनी बात कोर्ट में रखें। हाँ जी। और बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आप मीडिया में क्यों बोल रहे हैं। पर मीडिया में बोलने का पर्पज़ ही यही था कि ये केस उदाहरण बने पूरे समाज के लिए, और लोग इस केस से सीखें कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाता है और कैसे सिविल सूट लड़ा जाता है, और कैसे जो अपने राइट्स हैं उसके लिए हम उसको अर्जित कर सकते हैं। मीडिया में बोलने का यही पर्पज़ था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो जितने मंदिर हैं जो आज अतिक्रमण ग्रस्त हो रखे हैं, अतिक्रमण में हैं, उसके लिए लोग, समाज जागृत हो। हम जितना अपना फॉर्मूला है, रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, वो लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं, करते रहेंगे भी। तो हम चाहते हैं समाज में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, हर एक मंदिर के लिए हम नहीं जा सकते, उतने हमारे पास सीमित संसाधन है। तो जहाँ जहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि ऐसी कोई इशू है, तो एक हमारा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को फॉलो करें और उससे मुझे लगता है सारे लोगों को रेमेडी मिल सकती है। आपका, आप इस पक्ष में है ना कि ये 3 नहीं से काम नहीं चलेगा, हमें सब कुछ चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये 3 मंदिरों की जो बात करना होता है, ये अपने आप में हिंदू समाज के साथ एक छलावा है। आप, कोई भी आदमी को ये राइट नहीं है कि वो ये कंसेशन दे दे या एक अंडरटेकिंग दे दे कि हम बाकी मंदिरों की बात नहीं करेंगे। आप कैसे रोक देंगे भोजशाला के उस पब्लिक को जिनके लिए माँ वाघ देवी का मंदिर बहुत पूजनीय है? कैसे लखनऊ के लोगों को रोक देंगे टीले वाली मस्जिद की लड़ाई लड़ने से? कैसे आप मथुरा के लोगों को रोक देंगे, काशी के लोगों को रोक देंगे? आप कैसे किष्किंधा के लोगों को रोक देंगे, हनुमान जन्मभूमि की लड़ाई? तो ये नहीं रहा। जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है, अगर अत्याचार हुआ है तो उसके लिए आपको न्याय मिलना है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा अत्याचार से 3 जगह मिटाइए, बाकी जगह मत मिटाइए। मैंने इसलिए पूछा था आपसे बिकॉज सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हमें हर मंदिर में, हर मस्जिद में हमें शिवलिंग अब नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं, देखिए वो बहुत पूजनीय है और संघ हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मातृ संगठन है, और लोगों को विवेक देने का काम करते हैं, बुद्धि देने का काम करते हैं। हम सारे लोग बहुत इज्जत करते हैं। और बात ऐसी है कि जो
चीज़ें हैं लीगली, उन लीगली चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। और जब अगर लीगल राइट एक्रू कर गया है तो उसी चीज़ों की बात हो रही है जहाँ पे लीगल राइट एक्रू हो गया। मुझे लगता है कि विष्णु जी, आज आपके साथ में बातचीत में बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके सामने आए, और जो नए लॉयर पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं। जो सामान्य जनता है, सामान्य दर्शक है, उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा मैसेज जो है वो विष्णु जी की तरफ से गया है। एनी अदर पॉइंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ऐसी एक लॉयरिंग करनी चाहिए जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारे राइट्स हैं, जो आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे दब रहे हैं, उसको उभर के सामने लाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज चंडीगढ़ की घटना है जहाँ पे 90 ऐसे मंदिर हैं जो बोला जा रहा है कि पब्लिक लैंड पे हैं और उसको तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे बहुत जगह इलीगल काम हर एक जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लॉयर्स डेवलप हों अपने स्वेच्छा से, स्वयं सेवा के माध्यम से, जो समाज को अपनी सेवाएं दे सकें, और ये ना सोचें जब इस तरह की लॉयरिंग कर रहे हैं कि उनको एक कमर्शियली सक्सेसफुल लॉयर बनना है। उनको बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो कि उन्होंने जो काम किया है दिन भर वो अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए किया है। इस भाव से इस लाइन में आए तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आगे आने वाले जो 10 से 20 साल हैं ये इस पूरे समाज के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अगर इस टाइम पे हमने एक अच्छी लीगल लड़ाई नहीं लड़ी, एक अच्छी नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की, एक अच्छा जिसे कहते हैं प्रतिकारात्मक अगर हमने एक अप्रोच नहीं रखी, तो ये जो एक सेकुलरिज्म का फेक नैरेटिव गढ़ा गया है, इसमें, इस गड्ढे में हम सारे लोग डूबने के लिए फिर तैयार हैं। एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आ गया, इसलिए मैं सोचा कि उसकी भी बात कर ले। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि अब तो हमारे पास में ना संसद में सेना आ गई है, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आ गए हैं, हम 234 लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठ रहे हैं, एंड दैट्स वाई, वैसे जो है जय फिलिस्तीन भी कह देता है, दैट्स वाई ऐसा लगता है कोई सपाई सांसद जो है वो किसी दिन उस सेंगोल को निकाल करके उसके साथ में कोई परेशानी पैदा करेगा। तो क्या ये जो पॉइंट्स हैं 240 के सामने 234, कैसे इसको हम देखेंगे? देखिए 240, 234 जो संसद में हो रहा है उससे बाहर ज़्यादा हो रहा है। अगर जो लोग आज कह रहे हैं सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, वो इस 240 और 234 की जो सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। नुपुर शर्मा एडवोकेसी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, और ओपनली मेजॉरिटी कम्युनिटी को थ्रेट कर रहे हैं, और कोई हेट स्पीच का केसेस नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, जहाँ पे मंदिरों को भारी मात्रा में तोड़ा जा रहा है, जहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर मज़ारें बनाई जा रही हैं, जहाँ शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है, जहाँ लव जिहाद के, गौ हत्या के भारी मात्रा में मामले होते चले जा रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनती चली जा रही हैं, चाहे 303 सीटें मिली हों, चाहे 284 सीटें मिली हों, जो हमारे हिंदू समाज के इश्यूज़ हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि किसके पास 240 हैं, 234 हैं, वो राजनीतिक लड़ाई है, वो लोग लड़ते रहेंगे। पर समाज के रूप में हमें क्या काम करना है, समाज को कैसे जागृत होना है अपने राइट्स के लिए, कैसे हम वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म कराएं, कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कराएं, कैसे ये 3200 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटीज़ को स्कीम और बजट दिया जा रहा है इसको खत्म कराएं, कैसे हम जो मंदिर हैं वो सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराएं। ये एज अ कम्युनिटी हमें सोचना है, और इसमें 240, 234 जो है ये बहुत इमैटीरियल हो जाता है। सेंगोल तो पार्लियामेंट में रखा गया है, पर अगर ये समाज जागृत नहीं होगा तो वो 240 लोग भी उस सेंगोल को नहीं बचा पाएंगे। समाज को जागृत होना बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ी कमी है हिंदू समाज की, कि हमें लगता है कि हमने वोट दे दिया, अब सारा काम सरकार करेगी। ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को खत्म होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है कि हम ये कैसे कराएं, ये हमें कराना पड़ेगा, सामने वाला अपने आप से आकर के नहीं करने वाला, ये हमें कराना पड़ेगा, हमारी ज़रूरतें हैं, ये देश हमारा है, और हमें इसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। वो जो कहते थे कि ना हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका इस चर्चा में सहभागी होने के लिए, अपना समय देने के लिए। प्रणाम, जय श्री राम।